अच्छा ये बताइए नोमान साहब कि ये थाना बराए फरोख्त क्या होता है? थाना बराए फरोख्त, अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ पर थाना बराए फरोख्त इसलिए कहा जाता है कि थाने की कोई भी सीट पर आने वाला अफसर बगैर पैसों के नहीं आता। अच्छा, उसको पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो उसको वो सीट मिलती है। और उसके बाद होता क्या है, अच्छा जुर्म भी इसी वजह से चल रहा है। जी, यानी कि अगर मैं किसी सीट के ऊपर आकर बैठ रहा हूँ और मैं उस पर पैसा लगाकर बैठ रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे उन पैसों को रिकवर भी तो करना पड़ेगा। सही बात है। तो इस तरीके से होता है थाना बराए फरोख्त। अच्छा ये थाना बराए फरोख्त की बात तो आपने हमें बता दी। एक और सिस्टम चल रहा है बीटर सिस्टम। ये बीटर क्या है, बीटर सिस्टम क्या है, इसको जरा इस पे जरा रोशनी डालें। मैंने आपको बताया ना, रिकवरी कहाँ से करूँगा। क्या सिस्टम है जरा बताएं, आवाम जानना चाहती है। सिस्टम ऐसे है कि मैं अगर किसी सीट पे बैठा हूँ, अगर मैं SHO थाने का, ठीक है, और थाने की सीट पे बैठा हूँ, मैं उन लोगों के पास जो इस शहर के अंदर जुर्म कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास उनके दर पर एक एक दुकान के ऊपर नहीं जाऊंगा पैसे जमा करने। सही बात है। लामाला मुझे कोई ना कोई एक बंदा रखना पड़ेगा जो मेरे पैसे जमा करेगा। सही, ठीक है, वही पैसे उठकर मैं अपनी रिकवरी भी करूंगा और आगे अफसरान को भी दूंगा। अच्छा आतिफ साहब, थानों के जो हैं वो पैसे बंधे हुए होते हैं। हमने मावे गुटके की बात की और टारगेट किलिंग की बात की। एक और चीज भी है, एक और मुद्दा भी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो आप ये बताएं कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होते हैं? देखिए बात ये कि जुर्म तो जुर्म होता है, उसको ऑर्गेनाइज करें, लेकिन हम ऑर्गेनाइज क्राइम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों में देखते हैं। जैसे अगर आपने भी जिक्र किया गुटके मावे मंशियात का, ये भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम की किस्म ही है। इसके पीछे पूरी माफिया होती है, सारा सिस्टम होता है, सारा काम करते हैं। इसी तरह अगर आप जितने और दीगर जहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम, हमारे यहाँ जुए के अड्डे भी चलते हैं शहर में, जो कि बदकिस्मती से हैं। ठीक है, हर जगह हर थाने के रूप में नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर है। लेकिन ये गुटका मावा, अभी हमारे साबका IG सिंध थे गुलाम नबी मेमन साहब, इन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहुत सख्तियाँ भी देखने में आई। इनकी जगह से टास्क फोर्स भी कायम की गई। टास्क फोर्स कहाँ है आतिफ साहब? टास्क फोर्स तो कहीं नजर ही नहीं आती। बदकिस्मती इसमें यही है कि ये एक ज़िले सतह का ऐसा काम बन चुका है कि अगर मैं सही बात बोलूँ कि थाने चाहे भी तो ये ख़त्म नहीं करा सकते, क्योंकि उनके बहुत बड़े अखराजात इससे चलते हैं। और इसके यकीनी तौर पर कि एक थानेदार जिम्मेदार नहीं है, ये पूरी एक हायरार्की है, सिस्टम है, एक से ऊपर से उसके ऊपर से उसके ऊपर जाता है। ऐसा नहीं है कि अकेले कोई एक अफसर चाहे। तो ऑर्गेनाइज क्राइम में हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये सारे अफसरान भी एक साथ मिले हुए और ऑर्गेनाइज तरीके से करें। ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करूँगा, लेकिन हमने बदकिस्मती एक चीज़ देखी है कि अगर इसमें कोई पकड़ा जाता है, कोई बात मीडिया में सामने आ जाती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ खुल जाती है, तो नज़ला सिर्फ और सिर्फ छोटे अफसरान पर, स्पेशली SHO रैंक तक के अफसरान को उतारा जाता है, जबकि फ़ायदा इससे सब ले रहे होते हैं। लेकिन हमने किसी बड़े रैंक के अफसरान के खिलाफ आज तक कार्रवाई होते हुए नहीं देखा। अच्छा आतिफ साहब ये बताइए कि स्पेशल ब्रांच की IR में अगर किसी का नाम आ जाए, जिन लोगों के नाम आ जाते हैं, तो ये बताएं कि वो दोबारा से किस तरीके से अपना काम शुरू कर देते हैं, उनको बेल किस तरह से मिल जाती है? अगर IR में नाम आ गया तो उसके बाद दोबारा से वो काम दोबारा से स्टार्ट कैसे कर देते हैं? असमा सबसे बड़ी बात ये होती है कि IR की क्रेडिबिलिटी जो होती है। हमारे यहाँ एक ज़माने में एक IR रिपोर्ट अगर किसी साफ़ी के हाथ में आ जाती थी तो वो उसकी बुनियाद पर एक तहलका की खबर मचा देता था। वो बात उस IR में लिखा हुआ नाम किसी एक शख्स का बाहर मंजर आम पे आता था तो उसको अछूत तस्वुर किया जाता था। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में जहाँ हमारे माशरे में ये हमारे इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे मसाइल देखने में आए, वहाँ सबसे एक अहम बात ये देखने में आई कि IR के अंदर भी जो है ना, पसंद और नापसंद की बुनियाद पर लोगों के नाम शामिल किए। सही बात है, ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आई जिसमें अफसरान और एहलकार जो है मुलव्विस भी रहे। और बदकिस्मती से हमारे जो थानों की सतह पर भी इंटेलिजेंस काम कर रही होती है, उसको भी वही लोग चला रहे होते हैं जो थाने के मामला चलाते हैं। तो उस थाने की हदूद में अगर कोई शख्स जुर्म कर रहा है तो ये IR में कैसे उसका नाम लिखेंगे जब उनको नहीं पता क्या ये तो हर रोज़ की बुनियाद पर हो रहा है। इस IR रिपोर्ट बनती है, उसके ऊपर सामने वाले काउंटर एक तफ्तीश करवा देता है। होता ही है कि कुछ दिन देखते हैं कोई किधर चला जाता है, कोई सस्पेंड हो जाता है कुछ, लेकिन बाद में कुछ अरसे बाद ये पूरा का पूरा निज़ाम वैसे ही और रात गई बात गई वाली कहानी। बिल्कुल। अच्छा ताहिर साहब, ज़मान टाउन की बात की जाए तो हमारी इत्तलात के मुताबिक, क्योंकि हम शवाहिद की बुनियाद पे बात करते हैं, तो हमारी जो ये मुसद्दिका इत्तलात हैं उसके मुताबिक कुछ नाम मैं आपके सामने लूँगी। उमर पठान, अमान बर्मी, फैज़ान, आसिफ उर्फ लंबा, राहील, फारूक और आकिब, इनके मुनज़्ज़म तरीके से मावे गुटके के कारोबार हैं और ये सरेआम जारी और सारी है ज़मान टाउन के अंदर। देखिए हम तो ये जो है ये जो नाम है बहुत कम लिखे हुए हैं, इनकी बाकायदा स्पाई वीडियोस हमें हमारे इन्फॉर्मर्स ने बना के दिए हैं। ये तमाम का तमाम अगर आपको शायद देखने में लग रहे होंगे, छोटे छोटे नाम हैं, ये बाकायदा
आपको 10 मिलियन का जो है ना ये भत्ता दे रहे हैं पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को। तो 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ रुपये हो गए। 1 करोड़ रुपये ईजी मनी जो है एसएचओ के लिए है। अब एसएचओ की इतनी औकात नहीं है कि वो अकेला खा जाए, अभी अपने सुपीरियर्स को भी दे रहा होगा। हो सकता है कि इसमें पॉलिटिकल कुछ लोग हों, वो शामिल हों, क्योंकि इतना आज़ाद हमने कभी भी माफिया को नहीं देखा था। ये जो पिछले 3-4 साल गुजरे हैं ना, उसमें ये बिल्कुल ऐसे आज़ादाना तौर पे आप ये देखें केबिन्स पे हम अक्सर रुकते हैं, कभी आप अगर टॉफ़ी वगैरह परचेस करने जाएं तो वो मावा भी वहाँ पे टंगा होता है। जी बिल्कुल। ठीक है, एक छोटा बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ के वो इस केबिन पे जाके पूछता है बाबा ये क्या चीज़ है जी। तो आप जब वो इस सवाल का जवाब क्या देंगे आप उसको? ठीक है, सबसे बड़ी बात ये। दूसरा ये कि एसएचओज़ को जब हम पहले कॉल किया करते थे कि आपके इलाके में ये जो है ना गैर कानूनी काम हो रहा है और आप हमारे साथ चलें, हम उनको एक्सपोजर देते थे अपने प्रोग्राम में, उनको हीरो बनाते थे बेसिकली। उनकी छोटी सी कार्रवाई को भी अप्रिशिएट करते थे, दिखाते थे कि भाई ये आपने जो है कार्रवाई की है और मुजरिमों को जो है आपने बिहाइंड द बार्स भेजा है। लेकिन अब ये सिलसिला है कि मुजरिम को पकड़ते हुए वो ये सोचते हैं कि भाई उनकी तो वफादारी जो है ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जो आपके किचन को चला रहा है, बेसिकली मैं आपको इजी वर्ड्स में कहता हूँ, जो थाना चला रहा है, एसएचओज़ की तनख्वाह अगर आप लगाएं, अगर चलें 1.5 लाख की हो जाती है फ़र्ज़ करते। सही। लेकिन जो उनकी अय्याशी है ना, वो 10 से 15 लाख रुपए की होती हैं। जी बिल्कुल ऐसे। अब आपके सामने अभी जो है हमारे जो क्राइम रिपोर्टर थे, इन्होंने भी बताया, हमारे सीनियर रिपोर्टर ने भी बताया, थाने बराए फ़रोख्त है, उनको टेंडर भरना है, टेंडर भरने के बाद फिर इस तरह से चीज़ें मैनेज करनी है, वो कैसे करेंगे? और वो पैसे दे के सीट लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो उसकी रिकवरी करते हैं। अब जब वो रिकवरी करेंगे, अब वो एक एरिया के अंदर एसएसपीज की जो है शक्लें बदलती रहती हैं, एसएसपीज जो है दोबारा नहीं आते। अच्छा। लेकिन ये लोग जो है ना मुसलसल इन्हीं थानों में रोटेट होते रहते हैं। ठीक है, इनकी बाकायदा आप प्राइवेट लोग रखे हुए इन्होंने, वो इनकी भीड़ जमा करते हैं। ठीक है, कुछ पुलिस वाले भी हैं, कुछ सस्पेंडेड, रिवर्ट, यहाँ तक कि डिसमिस फ्रॉम सर्विस जो लोग हैं ना, वो भी ये काम कर रहे हैं। ठीक है, और आप ये मावा, गुटखा और मंशियात, मैं कहता हूँ कि इस वक्त मंशियात से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो मावे गुटखे से आ रहा है। सही। और मावे गुटखे की जो कमाई है इस वक्त इतनी हो रही है कि आप देखें सहाफ़त क्यों खामोश हो। तो ये यानी कि ऐसे सिस्टम चलता ही रहेगा, आवाम नाउमीद हो चुकी है। ऐसा सिस्टम चलता रहेगा। मैंने आपसे पहले शुरू में कहा था कि फरिश्ते आसमान से उतरेंगे तभी कोई हल निकल सकता है, या फिर किसी को डंडा उठाना पड़ेगा। आते हैं एसबीसीए की तरफ। मुझे ये बताइए शाहिद साहब के फैक्ट्रीज को जो है एनओसी एसबीसीए देती है? देखिए, एसबीसी का जो काम होता है ना, रिहायशी प्लाट हो या कमर्शियल प्लाट हो या फैक्ट्रीज हो, उसको बाकायदा तौर पे एक चीज़ दी जाती है, ख़ास तौर पे एक डिमोलिशन परमिशन दी जाती है सबसे अच्छा। पहले। उस डिमोलिशन परमिशन में ये होता है कि आप उस जगह को तोड़ सकते हैं, डिमोलिश कर सकते हैं, बाकायदा तौर पर उसका चालान इशू होता है। उसके बाद नया प्रोसेस शुरू होता है आपका फॉरवर्डिंग का। सही। जिस फॉरवर्डिंग जो होती है वो डिपार्ट से होती है। अगर वो केएमसी की है तो वो केएमसी से होगी, अगर वो केडीए की है तो केडीए से होगी, अगर वो एलडी और एमडीए से तो वहाँ से होगी। उसके बाद जो है वो नक्शे को डाला जाता है एसबीसीए के अंदर। एसबीसीए फिर उसको जो है बाकायदा तौर पर अप्रूवल देती है। अप्रूवल, अच्छा, रिहायशी घर की अप्रूवल तो आसानी हो जाती है, लेकिन वो अभी भी होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसमें भी एक सिस्टम चल रहा है। अच्छा। तो सिस्टम ऐसा चल रहा है कि बाकायदा तौर पर अगर अप्रूवल हम कराते हैं ना अपने घर की जाके, तो वहाँ पर जो है असिस्टेंट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, और उसके बाद आता है डायरेक्टर ज़िले का। अच्छा, उसमें ये हो गया है कि उस डायरेक्टर के बाद जो है अब एक कमेटी बना दी गई है। उस कमेटी में वो जाती है और उसकी वो स्क्रूटनी की जाती है कि चालान ये सही बनाए या गलत बनाए। और स्क्रूटनी के बाद जो है वो चालान को जो है बकायदा देखने के बाद वो कमेटी का एक मेंबर उसको साइन करता है, अप्रूव करता है, और फिर जाती है डीजी एसबीसीए के पास। अच्छा। डीजी एसबीसीए साहब उसको बाकायदा तौर पर फाइनल करते हैं, और फिर उसका बाकायदा डायरेक्टर, जो जिला का डायरेक्टर था, उसके बाद दोबारा फाइल जाती है, वो उसको लिखता है अप्रूव चालान। कितना अप्रोक्सीमेट कितना टाइम पीरियड लगता है? हाँ। कितना वक्त लगता है इन तमाम प्रोसेस में? मेरे हिसाब से अगर सिंगल विंडो की फाइल होती थी तो उसके अंदर तो इतना टाइम पीरियड नहीं लगता था, लेकिन अब जो टाउन जो फाइलें खेली जा रही है ना, उसमें तकरीबन जो है
1 महीना भी लग जाता है, 15 दिन भी लग जाते हैं, और कहीं तो 2 महीने भी लग जाते हैं। अगर आपने सिस्टम की बात पर अमल नहीं किया अच्छा, तो साल भी लग सकता है। कि कुछ अरसे पहले तक देखा जा सकता था कि ग्राउंड पर हार्डली ग्राउंड प्लस 2 बिल्डिंग का जो है वो नक्शा पास किया जाता था और मोस्टली ग्राउंड प्लस 2 ही होते थे, बिल्डिंग बनी हुई होती थी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इंतहाई जो है वो मतलब हम कह सकते हैं कि आसमान को छूते हुए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और जगह जगह आपको दिख रहे हैं कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो क्या ये सारे SBCA से अप्रूव्ड हैं? देखिए, आपने भी बात करी कि ग्राउंड प्लस 2 का नक्शा होता था और वो जो है ना उसके ऊपर जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ग्राउंड प्लस 2 का हर बिल्डर नक्शा अप्रूव नहीं कराता है। अच्छा, जो ग्राउंड से चीज़ उठती है ना, ग्राउंड प्लस 1 और 2 जब ये बनता है ना, तो कुछ इलीगल होते हैं जिनके नक्शे होते भी नहीं हैं। SBC का काम होता है बाकायदा तौर पर नक्शा चेक करना, नक्शे के मुताबिक उस घर को बनाया जा रहा है या नहीं बन रहा है। आपने तबाह कर दिया है इस नौजवान नस्ल को। इस वक्त जो मंशियात का तकरीबन 70% हिस्सा जो है ना इन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ़र्क होता है।